Hello everyone. Today we are going to study about applications of Newton's laws. So जो first part था that we have done previously, which was when the objects are in equilibrium position. Equilibrium means कि जब objects move नहीं कर रहे होंगे, means when there is no external force applied on them, या फिर जब उन पे acceleration act नहीं कर रहा होगा. ये तो obvious सी बात है. We know that F is equal to ma. तो जब आपका एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो उस पे वो बॉडी एसेलरेट भी करती है. तो जब एक्सटर्नल फोर्स ही एक्ट नहीं कर रहा तो उसका एसेलरेशन भी जीरो होगा. तो जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था दैट वाज नॉट ऑन एसेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, इट वाज ओनली ऑन ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन जब एसेलरेशन जीरो होता है. तो अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर फोर्सेस तो लग रहे हैं. There are many students who think that if F is 0, it means no force is acting on the body. No, it is not true. There are number of forces acting on some body, say a block or any other body, X, Y, Z, but it means that all the forces which are acting on the body are equalized. Means they are cancelling each other. Means अगर कोई फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ऊपर की तरफ भी डेफिनेटली कोई फोर्स लग रहा है और वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का. मीन्स देयर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. इक्वल एंड ऑपोजिट व्हाट वी कॉल देम, राइट. सो ऐसा नहीं है कि जिस बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता. डेफिनेटली there are forces acting on the body, but the forces cancel out each other, and that is why such bodies are called, or such forces are called balanced forces, because the forces are getting cancelled out and they are balancing each other, right. The second case that we are going to do today, or we are considering today, is the accelerating objects. It means that obviously the acceleration is going to act on the body. And when the acceleration is going to act, when there is some external force. External force का मतलब ये नहीं कि अब जाके एक फोर्स उस पर एक्ट हुआ है, सिर्फ कोई एक फोर्स. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक फोर्स एक्सटर्नल कोई एक्ट होता है. नो, ये सब इमेजिनेशन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आपको ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेज ऑन अ बॉडी विच आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट. ठीक है. तो इफ द बॉडी इज स्टिल बैलेंस्ड, अगर आप खुद को इमेजिन करिए, अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन से और राइट डायरेक्शन से, दोनों डायरेक्शन से कोई इक्वली खींच रहा है, तो क्या आप डिस्प्लेस होंगे? नहीं होंगे. यू विल स्टिल रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द मिडल, राइट. तो हो क्या रहा है, आप पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन आप उस फोर्स के कारण कहीं भी मूव नहीं कर पा रहे हो. क्यों? क्योंकि दोनों ही फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसा होता है कि जैसे मान लो अगर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन्स और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन्स, तो बॉडी कहाँ को मूव करेगी? डेफिनेटली टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूटन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है. तो 3 तक का तो इसने बैलेंस कर दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा इसके पास 2 पड़ा हुआ है, 3 + 2 हुआ ना, तो जो एक्स्ट्रा 2 न्यूटन्स है वो इसे ऊपर की तरफ को ड्रैग करेगा. ठीक है. सो दैट इज वाई द ऑब्जेक्ट्स फेस एक्सेलरेशन. Okay, now the main thing is usually students used to ask me कि कोई एक method बताओ. There is no one method. You cannot define any numerical or any problem in the whole world with one method. ठीक है. कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप खुद ही अपने माइंड में मेथड्स बना सकते हो, और कोशिश ऐसा करो कि खुद मेथड बनाओ बजाय कि आप कोई बुक से रिपीटेड मेथड्स यूज करने के. आप खुद अपना एक मेथड क्रिएट करो, खुद अपने नोट्स क्रिएट करो, वही आपको समझ आएंगे. ठीक है. ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक न्यूमेरिकल. लेट्स स्टार्ट. ओके, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अ फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड horizontally on mass m1. Find the contact force between m1 and m2, and here's the diagram below that, right. अभी कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो m1 m2 पे लगा रहा है या फिर m2 m1 पे अप्लाई कर रहा है. ठीक है. और ये दोनों को मैंने क्यों और में बोला है, मींस m1 लगा दे इस पे या m2 लगा दे उस पे, वो क्यों? क्योंकि दोनों एक जितना ही फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. तो वट एवर द फोर्स m1 इज गोइंग टू एक्ट ऑन m2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन अप्लाइड ऑन m1 बाय m2, राइट. एंड दे आर गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर. तो मैं किसी भी डायरेक्शन में कोई एक निकाल लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा. ओके, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो आई हैव मेड अनदर डायग्राम फॉर यू, राइट. नाउ देर इज वन थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट आई हैव रिटन द सर्फेस इज स्मूथ. वाई आई एम कंसिडरिंग इट स्मूथ? बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू कंसिडर द केस ऑफ फ्रिक्शन राइट नाउ.
ओके, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपके एक और फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाता है पूरे स्टोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके जो सरफेसेस है आर स्मूथ। ठीक है, ये ब्लॉक है M1, दिस इज M2, कैपिटल A, कैपिटल B, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन A। तो A पे एक्ट कर रहा है पर B पे नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। तो अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसमें जो आपको चीज निकालनी है वो क्या निकालना था, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम। सो द इजिएस्ट वे इज कि आप लोग क्या करो, पहले तो ये समझो कि जब आप फोर्स लगा रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है ये पूरी हॉरिजेंटली ड्रैग होगी आगे को। ऐसा ही होगा? ऐसा तो होगा नहीं आपने धक्का लगाया सिर्फ ये वाली चीज मूव करेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ठीक उसके आगे एक और ब्लॉक है। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है, पूरा M1 प्लस M2 दोनों ही इकट्ठे आगे को मूव होंगे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस होल M1 and M2 as a single system, this whole system as one। ठीक है, तो आपका ये पूरा जो सिस्टम है M1 और M2 का, आई एम गोइंग टू कंसिडर इट एज अ सिंगल सिस्टम बिकॉज दिस फोर्स इज गोइंग टू ड्रैग बोथ ऑफ देम इक्वली। ठीक है, ये आगे को पूरा बॉडी जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगी कि मेरा जो कॉमन एक्सेलरेशन निकलेगा, कॉमन एक्सेलरेशन वो क्या निकलेगा, A। तो दिस A इज बेसिकली, A का क्या होता है फॉर्मूला, F अपॉन M। ये F क्या होता है यहाँ पे, F होता है आपका एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो डेफिनेटली दिस इज अनबैलेंस्ड, क्योंकि जितने भी बैलेंस होंगे उन्होंने तो बहुत कोशिश की होगी कि बॉडी ना मूव करे। एक यही वो अनबैलेंस्ड फोर्स है जिसको आगे से कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा है और ये मूव करे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मास आएगा ये दोनों आएंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन हम तभी बोलते हैं जब आपकी बॉडी में, आपका जो पूरा सिस्टम जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसमें दो बॉडीज या मोर देन 2 या मोर देन 1 बॉडी कंसिडर हो रही है, तो आप उसमें एक कॉमन एक्सेलरेशन कंसिडर करते हो कि दोनों ही बॉडीज में एक्सेलरेशन एक ही हो रहा है, विच इज कैपिटल F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपका दोनों मासेस के कारण है। इसको आप कैपिटल M भी कंसिडर करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस टेक दिस इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M2। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम मास M2। तो M2 को जरा देखें ध्यान से, ये है M2। अब मैंने जब फ्री बॉडी सिखाया था तो मैंने पहले भी कुछ चीजें बताई थी कि आपको कैसे बनाना होता है, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। दिस इज M2। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू वाज टू कंसिडर वेट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Wait a second, let me see it's getting recorded or not. Right. Okay. So the first thing was weight. तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली M2 पे वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ को, which is mg। W is equal to mg। ठीक है, यहाँ पे M2 है तो M2g ले लेते हैं। राइट, अभी क्या है कि यहाँ पे आपका जो बॉडी M1 है, इट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन M2। ठीक है, विच इज नथिंग बट द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, जो एक दूसरे पे ये अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, बट दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो यहां से M1 की तरफ से आप पे एक फोर्स लग रहा है M2 पे, जिसको हम कंसिडर कर लेंगे कैपिटल N। ठीक है, सम कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, अब ये जो नीचे टेबल है या जो भी ये चीज है, सरफेस है जिसके ऊपर ये M2 ब्लॉक पड़ा हुआ है, बिकॉज वी आर मेकिंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वही फोर्सेस कंसिडर करो जो M2 के ऊपर लग रहे हैं, ना कि जो M2 किसी दूसरे पे लगा रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि M2 M1 पे क्या लगा रहा है, किस पे क्या लगा रहा है। M2 के ऊपर क्या फोर्स लग रहे हैं विल बी कंसिडर इन फ्री बॉडी डायग्राम। राइट, तो M2 इस टाइम वेट है। ठीक है, विच इज M2g। इसके ऊपर M1 की तरफ से एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। सिमिलरली ये जो नीचे का सरफेस है इसकी तरफ से भी एक लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, लेटस से कैपिटल R। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी बॉडी जो मूव कर रही है वो कहाँ को मूव कर रही है, इस साइड को, विद एक्सेलरेशन A, द कॉमन एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, नोट, ये है एक मेथड जो मैं बता रही हूँ। मेथड क्या मतलब, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। कंसिडर वन थिंग, इधर कंसिडर फोर्स और कंसिडर एक्सेलरेशन, दे आर बोथ वन एंड सेम थिंग। अगर फोर्स लग रहा है तभी तो एक्सेलरेशन क्रिएट हुई है।
ठीक है, तो आप फोर्स का डायरेक्शन शो करो फ्री बॉडी में या फिर आप एसेलेरेशन का डायरेक्शन शो करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज इसी अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण आपकी बॉडी एसेलरेट कर रही है। ठीक है, इसमें हमने कहा ना कॉमन एसेलेरेशन, मतलब इन दोनों का जो एसेलेरेशन है वो सेम है, कॉमन है, तो आपने इसलिए M2 को भी A से ही शो किया है, कुछ A1 A2 नहीं लिया, दोनों की अलग अलग एसेलेरेशन नहीं है, एक ही एसेलेरेशन है A। ठीक है, तो आपने अगर A शो कर दिया है, इट मीन्स यू हैव शोन कैपिटल F। ये नहीं करना है कि F भी दिखा रहे हैं कि यहां से F भी लगा था, N भी लगा था, A भी यहां पे शो कर दिया है, तो आपका ये जो फोर्स है ये 2 बार कंसिडर हो जाएगा। जब A शो कर दिया मीन्स आपने F शो कर दिया। ठीक है, नाउ अब हमें ये बात पता है कि अगर हम इसका वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करें तो मतलब ये कि द समेशन ऑफ फोर्सेज, नेट फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, इट इज 0, द सम ऑफ देम। सम का मतलब होता है अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या होगा, आपका सम वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बैलेंस्ड हैं, बॉडी ऊपर नीचे को नहीं उड़ रही ना, ऊपर को तो उड़ नहीं रही, तो डेफिनेटली ऊपर को भी फोर्स नहीं लग रहा, नीचे को भी नहीं जा रही इतनी कि श्रिंक की हो गई बॉडी। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बॉडी ऊपर नीचे जा रही है, सिर्फ हॉरिजेंटली मूव कर रही है। इट मीन्स वर्टिकल पे द फोर्सेज आर गेटिंग बैलेंस्ड। इट मीन्स दैट योर नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द vertical direction is nothing but 0, so which shows that your R is equal to M2G। ठीक है, अब हम हॉरिजेंटल की बात करते हैं। तो जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन है x वाला, इसको मैंने y लिया, इसको x, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो समेशन fx है, इट इज MAX। भाई f का यही फॉर्मूला होता है ना, f इज इक्वल टू MA, हमें पता है ये चीज। ठीक है, बट यहाँ पे क्या था कि ये 0 था क्योंकि वो बैलेंस हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, आपका एसेलेरेशन 0 नहीं है, उस केस में 0 था। हियर द एसेलेरेशन इज नॉट 0, वी हैव सम कॉमन एसेलेरेशन। सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट वी आर गोइंग टू पुट इट दिस वे इन एन इक्वेशन फॉर्म। नाउ Fx इज इक्वल टू MAX। अब यहाँ पे क्या है, आपकी बॉडी कहाँ को मूव कर रही है? राइट डायरेक्शन को मूव कर रही है ना, तो आप इसे कैसे लिखोगे? दैट योर N इज नथिंग बट इक्वल टू M2 इंटू A, क्योंकि AX तो चलो हमने इसको शो करने के लिए लिया है, हमने इसका यहाँ पे कॉमन एसेलेरेशन किस नाम से लिया? A से लिया है, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया A। तो बेसिकली बिकॉज योर कैपिटल Fx, द समेशन ऑफ Fx is equal to MAX means there is some acceleration in the x direction। तो आपका क्या हो रहा है कि ये n ही है सिर्फ जो इसके इक्वल हो सकता है, तो n is equal to M2A। ठीक है, अब यहाँ पे M2 क्यों आए? क्योंकि M2 के बाद ही ये M2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये पूरी चीज फोर्स बनेगी ना, आपको फोर्सेज इक्वेट करने हैं। आप सीधे n इज इक्वल टू A थोड़ी लिखोगे, तो ना ही ये दोनों इक्वल हैं, हम लोग तो इसे इस इक्वेशन में पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली योर n इज इक्वल टू M2 F upon M1 upon M2, where I have substituted the value of A, F upon M1 plus M2। यहाँ पे निकला था ना आपका वैल्यू A का फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को गलत करते हैं। आप लोग कंसिडर ही नहीं करते इसको वन बॉडी, आप सोचते हो अच्छा इस पे फोर्स लग रहा है, सिर्फ ये एसेलरेट करेगा, ये नहीं करेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, आपका पूरा बॉडी इकट्ठे मूव करेगा। सो वी हैव अ कॉमन एसेलेरेशन एंड देन व्हेन दे आर आस्किंग अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इसका बना लो, इसका बना लो, किसी का भी बना लो, दोनों केस में आपका आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने M2 का लिया फ्री बॉडी डायग्राम, वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपका रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होता है जो, ठीक है, और यहाँ से आपका एसेलेरेशन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, जहां को F लग रहा होता है, उसी डायरेक्शन में आगे एसेलेरेशन होता है। तो बस वर्टिकल में तो ये इक्वल थे और x में ये इक्वल नहीं थे, x में हमने इन्हें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट किया है। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये जिस तरीके से पुट हो रहा है यहाँ पे, ये आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में आगे आगे पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली कैसे किस डायरेक्शन में इसको निकालते हो। ठीक है, अभी हमने बहुत सिंपल से स्टार्ट किया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, so question number 2, a 5 kg block has a rope of mass 2 kg, right, attached to its underside, underside means block के ठीक नीचे, and a 3 kg block is suspended from the other end of the rope, means कोई एक रोप है, उसके एक साइड पे 5 kg ब्लॉक है और दूसरी साइड पे क्या है, 3 kg ब्लॉक है, और ये जो पूरी रोप है ये 2 kg की है, राइट। The whole system is accelerated upward at 2 meter per second square
बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट। पहले तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम साथ साथ देखते हैं तभी समझ आएगा। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में इन्होंने क्या कहा है कि ये रोप है 2 kg की, एक साइड पे F kg का ब्लॉक है, दूसरी साइड पे 3 kg का ब्लॉक है, और ये पूरी जो बॉडी है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये इकट्ठी ऊपर को एसेलरेट हो रही हैं, ठीक है। कितने एसेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट। वो हमें दिख ही रहा है यहाँ पे। इस एफ नॉट फोर्स के कारण ये पूरी बॉडी जो है ऊपर को एसेलरेट हो रही है, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले से फर्स्ट पार्ट करते हैं, बाद में समझते हैं बी एंड सी पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज एफ नॉट। अब एफ नॉट के लिए बच्चे जो कॉमन गलतियां करते हैं वो मैं पहले बताती हूँ। एफ नॉट में क्या करते हैं महान बच्चे कि एफ नॉट ऊपर जा रहा है और उसको सिर्फ 5 kg के साथ इक्वलेट करते हैं। जब आपका पूरा बॉडी इकट्ठे एसेलरेट हो रहा है, पूरी बॉडी का एक ही एसेलरेशन है, कॉमन एसेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब पूरी बॉडी इकट्ठी एसेलरेट कर रही है तो इट मीन्स आपके सारे मासेस जो हैं वो एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एफ नॉट आएगा, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको वापस से डायग्राम। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि आप पूरा बॉडी को एक ही चीज कंसिडर कर रहे थे एंड देन वी एक्चुअली कैलकुलेटेड कॉमन एसेलरेशन। यहाँ पे देखो, हमने इस पूरी चीज को एक ही कंसिडर किया था और फिर हमने एक कॉमन एसेलरेशन निकाला था F अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये केस था हॉरिजेंटल, यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी, मतलब बॉडी ऊपर को नहीं जा रही थी, जो हमें नीचे का ग्रेविटी कंसिडर करना पड़ता। वेट तो मतलब होगा ही कंसिडर इंडिविजुअली जब हम दोनों को लेंगे, बट पूरे ओवरऑल सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस को नहीं लेना पड़ रहा है, हम खाली वही एसेलेरेशन काउंट कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजेंटल में लग रही है। तो हमने जब हॉरिजेंटल एसेलेरेशन देखी थी तो यहाँ पे हमने कोई भी इसमें चीज ऐड या प्लस नहीं की थी ग्रेविटी के कारण, इट वॉज सिंपली कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2। बट इन दिस केस यहाँ पे आपकी जो बॉडी है ये वर्टिकल डायरेक्शन में एसेलरेट कर रही है, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने कहा था कि यहाँ तो आप F कंसिडर कर लो या A कंसिडर कर लो, एक ही बात है, ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसके कारण एसेलरेशन होगा और एसेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अभी क्या है कि आपका ये पूरा जो 3 बॉडी का सिस्टम है, इट इज कंसिडर्ड एज वन सिस्टम ओनली, बट यहाँ पे हम नीचे के ग्रेविटी का भी चीज कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस सी। F इज इक्वल टू ma, यहाँ पे मैं वही चीज समझाने वाली हूँ जो ये समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू max था। ये आपको अगर ना क्लियर आओ तो अभी समझ आ जाएगा कैसे हुआ था। ये जो चीज है इसका मीनिंग क्या हुआ, ये मैं कैसे इसको लिखूं, कैसे इस इक्वेशन में पुट करूं और क्वेश्चन सॉल्व करूं। मैं सॉल्व कैसे करूंगी इसको कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे सारे F लिखने हैं, वो भले ऊपर को जा रहे हैं नीचे को जा रहे हैं, मुझे उससे नहीं मतलब। आपने जितने भी F हैं तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो जो कैपिटल F नॉट है वो, और एक F है जो नीचे की तरफ है। वो कौन सा F होता है, वो होता है बेसिकली फोर्स, किस चीज का, ग्रेविटी का, ठीक है, वेट जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे आएंगे आपके पास F नॉट माइनस इन तीनों चीज का जो भी कैपिटल W में ले लेती हूँ वेट है, इज इक्वल टू ये F इज इक्वल टू ma की इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ जो हम यहाँ पे करते थे, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअली में डाउट आता है, जो उनके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, वो इस चीज में, आप इस न्यूमेरिकल में आप समझ पाओगे कि पूरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे एसेलरेटिंग बॉडीज के, उनको इसी इक्वेशन से सॉल्व करना है। ये इक्वेशन लर्न करने में, क्रैम करने में कितनी आसान लगती है, दिखने में कितनी सिंपल लग रही है, लेकिन इसका एप्लीकेशन किस तरीके से, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सारे फोर्सेज लिखने और राइट हैंड साइड पे जितनी भी बॉडीज कंसिडर की है उनका टोटल मास और एसेलेरेशन आपने मल्टीप्लाई करवाना है, राइट। तो यहाँ पे आपका फोर्सेस में एक F नॉट है ऊपर को और नीचे को है इनका वेट, तो मैंने कैपिटल W ले लिया, इज इक्वल टू मास में क्या है, तीनों का मास आएगा विच इज नथिंग बट 10 इंटू, और एसेलेरेशन क्या है इन तीनों का, क्योंकि इन तीनों का कॉमन एसेलरेशन है तो हम 2 लिखेंगे। अगर मान लो ये बॉडीज का कुछ अलग अलग एसेलरेशन होता इन सम केस, तो हम m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, मतलब तीनों को अलग अलग कंसिडर करते, तीनों के एसेलेरेशन के साथ मल्टीप्लाई उनको इंडिविजुअली करते। यहाँ पे कॉमन एसेलेरेशन है, साथ में टोटल मास हो गया, तो 10 इंटू 2। अब ये F नॉट जो है, अब बात ये आती है कि पता कैसे चले कि F नॉट पहले लिखना है या W। देखो एसेलेरेशन ऊपर की डायरेक्शन में है ना, तो मैं यही मानूंगी कि जैसे आपका F नॉट ऊपर को है तो आपका एसेलेरेशन भी ऊपर को है,
तो आपने ऊपर को जाना है, उसमें से नीचे वाली कौन सी चीजें हैं जो आपको नीचे को ड्रैग करने की कोशिश कर रही है। आपका सारा जो चीज है, बॉडी है, वो ऊपर को जाना चाहती है, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो माइनस कर रही है उस चीज को नीचे की तरफ को जाके, विच वॉज नथिंग बट वेट। तो आपने बेसिकली ये जो पूरी इक्वेशन है ये एसेलरेशन की डायरेक्शन में लिखनी होती है, क्योंकि यहाँ पे एफ नॉट जो है वो यहाँ की डायरेक्शन में है, ए की डायरेक्शन में ही है, इसलिए हमने एफ नॉट माइनस डब्ल्यू लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू जो है वो इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके उस चीज को कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपके अपवर्ड मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो इसलिए माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप सिर्फ फोर्सेज लिखोगे तभी इसे समेशन लिखा जाता है, समेशन ऑफ एफ, मतलब एफ एक्स तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो खैर वाई का केस है, हम वाई ले लेते हैं यहाँ पे, पर ये मैं जस्ट आपको पिछले न्यूमेरिकल के साथ कोरिलेट करवा रही थी। दिस इज इन दिस केस इट इज वाई, यहाँ पे एक्स पे तो कुछ लग भी नहीं रहा है, वाई पे ही लग रहा है सब कुछ। तो ये जो समेशन वाली चीज है ये वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पे हमने सारे वो फोर्सेज लिखने होते हैं जो इस पूरे सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। दिस इज द सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम एंड द नंबर ऑफ बॉडीज इन द सिस्टम एंड द एसेलरेशन, ठीक है। अब एफ नॉट तो हो गया, एफ नॉट को एज इट इज ही रहने दो क्योंकि ये तो हमने निकालना है फर्स्ट पार्ट में। माइनस वेट कैसे निकलता है, एम इंटू जी, तो इनका एम जो है दैट इज 10 इंटू जी, हमें पहले ही कहा हुआ है टेक जी इज इक्वल टू 10, तो ये हो गया 10, so it is equal to 10 into 2, right? So F naught is basically 20 plus 100 which is equal to 120 newtons. तो ये आपका निकल गया है F naught। ये मैंने कैसे निकाला है, सिर्फ F is equal to ma की इक्वेशन से, इसको हम समेशन F लिखते हैं, इसीलिए समेशन F इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस जितने भी एक्ट करे उनको कंसिडर करते हो। आई गेस यहाँ से अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाने चाहिए, शुरू हो जाने चाहिए। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या था हमारा, हमारा बी पार्ट था, ओके, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, नेट फोर्स ऑन द रोप, ओके। ये आपकी रोप है 2 kg की, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, इसके नीचे ये वाला ब्लॉक है, वो कह रहा है इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, नेट फोर्स किसी चीज पे लग रहा है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज पे, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है। किस बॉडी पे, इस 2 kg की बॉडी पे। तो ये तो बहुत ही आसान है कि किसी भी चीज पे जो फोर्स एक्ट करता है इट इज नथिंग बट m इंटू ए। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस 2 kg की बॉडी पे वो क्या है, मास 2 और एसिलेशन भी 2, इट इज नथिंग बट 4 न्यूटन्स। यहाँ पे बच्चे इतनी इजी चीज को कॉम्प्लेक्स कर देंगे और ये चीज तो बिल्कुल बेकार कर देते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसमें उसने क्या किया, बुद्धू बनाने के लिए क्वेश्चन में जानबूझ के क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा दिखाते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे बीच की रोप है, बताओ बच्चे आधे इसी में खत्म हो जाते हैं कि बीच वाली ये रोप का कैसे अलग से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स निकालना है आपने 2 kg पे, कैसे निकालोगे, m इंटू ए तो हमें पता ही है कि भाई सारी तीनों बॉडीज पे एक ही एसेलेरेशन लग रही है विच इज 2, और m जो है इस 2 kg का 2 ही है, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गया 4 न्यूटन, नथिंग, बात खत्म, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है। नाउ द लास्ट पार्ट, व्हाट इज द लास्ट पार्ट, व्हाट इज द टेंशन एट मिडल पॉइंट ऑफ द रोप। पहली बात तो ये कि टेंशन जो होती है वो किसी स्ट्रिंग, रोप या स्प्रिंग पे ही लग रही होती है, ठीक है, उसी के अलोंग लगती है, वो उसको कोई चाहिए होता है, ठीक है, रोप या स्ट्रिंग या स्प्रिंग जैसी चीज चाहिए होती है, उसी पे वो लगती है टेंशन। ऐसे नहीं कि भाई ग्रेविटी जिस तरीके से लग रही है बॉडी पे उस तरीके से नहीं, ये ऑलवेज स्ट्रिंग के अलोंग ही लगती है। तो व्हाट इज द टेंशन एट द मिडल पॉइंट ऑफ द रोप, मतलब ठीक यहाँ पे जाके, हाफ पे जाके, यहाँ पे कितनी टेंशन है। अब ये भी बहुत अजीब लग रहा है क्वेश्चन कि ये कैसे निकालें, हाफ पे कैसे निकाले, फुल पे भी पूछ लिया होता तो हमें बड़ा मुश्किल लगता, इन्होंने तो हाफ पे पूछ लिया। कुछ नहीं करना, आपने हाफ पे खाया ना उन्होंने पूछने को टेंशन। पहली बात तो ये कि टेंशन, अगर हम सिर्फ इस 3 kg की बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सोचें, जरा इसका थर्ड पार्ट करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ इसको कैसे करना है। आपकी ये रोप थी, ये आपका 3 kg का बॉडी था, हमने इसको हाफ लेना है, हाफ लेना मतलब 2 kg की थी तो सिर्फ 1 kg का बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 3 kg का बॉडी ये और 1 kg का ये जो हाफ है, राइट। अब इन्होंने कहा यहाँ पे क्या टेंशन लग रही है। पहली बात तो ये कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस 3 kg का, द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 3 kg बॉडी, तो उसमें क्या हो रहा है, देयर इज अ ब्लॉक
of 3 kg. So the first thing that we consider is nothing but weight. So weight वो कितना हो जाएगा आपका 30 न्यूटन्स 3 into 10, राइट. सेकेंड जो चीज कंसिडर होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को होता है, कैपिटल आर ले लेते हैं उसको, ठीक है. थर्ड आते हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस. यहाँ पे तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स है नहीं तो कुछ भी कंसिडर नहीं होगा कॉन्टैक्ट फोर्स. फोर्थ नंबर पे आता है आपका टेंशन, ठीक है. और अब क्योंकि हमने एसिलेटिंग बॉडीज का कंसिडर कर लिया तो यहाँ पे हम आपका नेट फोर्स या एसिलेशन भी देखेंगे. तो अब यहाँ पे आप देखोगे इस बॉडी पे, फ्री बॉडी के लिए नीचे वेट लग रहा है और ऊपर की तरफ तो चलो जो नॉर्मल रिएक्शन. आप ये देखो नॉर्मल ये जो रिएक्शन है ये नथिंग बट टेंशन ओनली. नॉर्मल रिएक्शन तो तब होता है ना जब ये किसी टेबल पे पड़ा और टेबल के कारण इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसी के अलॉन्ग ऊपर की तरफ को टेंशन. अभी टेंशन को आप कैसे देखते हो कि ये टेंशन कैसे लगेगा, ये क्या मतलब आप ऐसे सोचो कि आप ये बॉडी हो, ये 3 kg की बॉडी आप हो, तो आप पे नीचे की तरफ वेट लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए भी तो कोई फोर्स होगा ना. इस स्ट्रिंग ने आपको पकड़ा हुआ है तो ये स्ट्रिंग आपकी बाजू ऊपर को खींच रही है तो आपको कुछ फोर्स फील होगा. दैट इज नथिंग बट टेंशन, ठीक है. तो यहाँ पे टेंशन आ गया, यहाँ पे 30 न्यूटन्स आ गया. अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो आधी आपने कंसिडर करी है, यहाँ पे आपका 3 kg भी है और 1 kg भी है, तो ये बेसिकली पूरा एक सिस्टम बन गया 4 kg का. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई 4 kg की बॉडी है जिसमें से 1 kg का ये आधा था, ठीक है, ये जो आधा सा था, और ये नीचे 3 kg का है. इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग है जिसपे टेंशन लग रहा है और नीचे इन पे वेट लग रहा है. वेट कितने का लगेगा, 40 न्यूटन्स का. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया ना, ये 3 + 1 4 into 10. तो बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक बड़ी सी बॉडी है 4 kg की, 3 + 1 4, ऊपर को टेंशन लग रही है, नीचे को वेट लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें जो टेंशन निकालने को बोला, ये तो आपका 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम है. लेकिन अगर हम यहां से इसको देखें, कंसिडर करें 3 kg के बाद भी ऊपर हाफ अगर ले लें तो ये बेसिकली इस तरीके से डिपिक्ट होगा. ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसका, इस सिस्टम का. तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास टेंशन. अब यहाँ पे फिर हम वही उसी तरीके से लगाएंगे समेशन F = ma. तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेज हैं जो लग रहे हैं, एक टेंशन और एक वेट, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि आपकी जो बॉडी है वो किस तरफ को जा रही थी, एसेलरेट कर रही थी, ऊपर की डायरेक्शन में एसेलरेट कर रही थी. तो हम इसको क्या लेंगे, T लेंगे और W वाले को माइनस लेंगे कि T में से W माइनस हो रहा है, तब जाके आपकी एसेलरेशन आ रही है 4 into 2. ये समझ आ गया आपको. ये जो मैंने समेशन F लिया है, यहाँ पे आपने सारे F कंसिडर करने होते हैं जो भी सिस्टम पे लग रहे हैं. तो हमारे लिए फिलहाल ये सिस्टम है. जो 4 कैसे बन गया, 3 + 1 करके 4 बन गया. नीचे 40 न्यूटन्स लग रहा है ऑब्वियसली वेट के कारण, ऊपर को एसिलेशन जा रही थी और यही ऊपर को टेंशन जा रही है. तो यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन है, एक टेंशन है और एक वेट है, बस यही तो है ना. एसिलेशन कोई फोर्स थोड़ी होता है, ठीक है. एसिलेशन के साथ तो किसी मास को मल्टीप्लाई करना पड़ता है फोर्स बनाने के लिए. तो टेंशन माइनस W = मास इंटू एसिलेशन. यहाँ पे मास किसका आता है, जो भी बॉडी आपने कंसिडर करी. तो हमारे पास बॉडी कौन सी है, ये 4 kg की बॉडी है, उस पर 2 का एसिलेशन लग रहा है जो कॉमन लग ही रहा था. तो आई गेस इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है. तो ये आपका क्या आ गया, 8 + 40 = 48 न्यूटन्स. खत्म, ठीक है. तो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल बट क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर चिल्ड्रन. इट्स फाइन, होता है कभी कभी समझ नहीं आते हैं न्यूमेरिकल्स, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बहुत. ओके, तो हमारा ये तो क्लियर हो गया है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. थर्ड न्यूमेरिकल. देखो न्यूमेरिकल्स मैं क्यों आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ना ऐसी कई छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप माइंड में रख सकते हो और आप खुद उसके बेस पे अपने अपने मेथड्स बना सकते हो, ठीक है, बजाय कि कहीं से सुनने के और कॉपी करने के. ओके, थर्ड न्यूमेरिकल, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल वन. ये ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत, आपने ऐसी शक्लों के बहुत न्यूमेरिकल्स देखे होंगे, आपकी नॉर्मल एक्स्ट्रा बुक्स में मिल जाते हैं, एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे, ठीक है. मैंने पुली वाले क्वेश्चंस भी कवर करने हैं बट नॉट इन दिस वीडियो, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है. अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज केप्ट ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg. So a block of 50 kg is kept on a block of 1 kg, right? A horizontal force of 10 newtons is applied on 1 kg block. तो ये जो 1 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर एक हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, मतलब यहां से
एक फोर्स लग रहा है F 1 kg पे, ठीक है। सो हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 1 kg ब्लॉक. Surface is smooth. So surface is smooth means we are not going to consider friction. Find G, they have given already, the value of G they have given. Find the acceleration of block A and B. पहले फर्स्ट पार्ट पे ही ध्यान देंगे. हमें A और B का दोनों का acceleration फाइंड आउट करना है. पहली बात तो इसको अगर हम सॉल्व करने लगते हैं, I've made another diagram for you. Okay. Now let's begin. There is a horizontal force of 10 newtons. ठीक है, एक्टिंग ऑन ए नॉट ऑन बी. तो यहीं से ही आधी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जब बी पे कोई फोर्स ही एक्सटर्नली लग रहा है तो इसका तो एसेलरेशन होगा ही. आपको क्या निकालना है, दोनों बॉडीज का एसेलरेशन निकालना है, राइट. तो मुझे खुद ही बताओ, व्हेन देयर इज नो फोर्स, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. सो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बी, therefore the acceleration of B is also 0, right? Okay. अब अगर आप इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ 50 kg का, तो क्या बनेगा आपका. ये 50 kg का बॉडी है, नीचे को वेट विच विल बी ऑफ 500 न्यूटन्स, राइट. और ऊपर को क्या होगा, ऊपर को क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो लगता है. अब आप लोग क्या करते हो, सीधा नॉर्मल रिएक्शन देख लेते हो, कई बार नीचे सरफेस भी नहीं होता है. यहाँ पे जो हमने लास्ट अभी न्यूमेरिकल किया है उसमें यहाँ पे ये जो बॉडी है इस पे ये किसी सरफेस पे थोड़ी है, ये तो बस हैंग कर रही है. तो इस बॉडी के ऊपर थोड़ी ना कोई नॉर्मल रिएक्शन लगना चाहिए, इस पे तो टेंशन लगेगा जिससे ये हैंग हो रही है उस स्ट्रिंग के अलोंग. इस पे नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी लग सकता है. नीचे कोई सरफेस होता तो वो इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करता. इस केस में यहाँ पे ये जो 50 kg है किसके ऊपर है, 1 kg बॉडी के ऊपर. तो डेफिनेटली द 1 kg बॉडी इज गोइंग टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस 50 kg बॉडी एंड दैट फोर्स इज दिस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. तो लेट अस से दिस इज N2, ठीक है. देखो 1 kg जो भी 50 पे लगाएगी या 50 जो भी 1 पे लगाएगी, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं. मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है. सो आपका ये 500 न्यूटन हो गया, नीचे वेट इसका विच इज 50 इंटू 10, ठीक है. और ऊपर हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन इसके कारण. बाकी तो इस पे किसी भी डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना यहाँ से कोई धक्का लग रहा, ना यहाँ से कुछ भी नहीं, सिर्फ यही दो लग रहे हैं. तो यहाँ से आपका N2 का वैल्यू कितना हो गया, N2 इज इक्वल टू 500 न्यूटन्स. क्यों, क्योंकि यही दोनों हैं और बॉडी मूव भी नहीं कर रही. जब आपकी 50 kg की बॉडी मूव ही नहीं कर रही, मतलब इसका ये एक इस पे जो अनबैलेंस फोर्स है वो 0 है. ये बैलेंस्ड फोर्सेज हैं तो इनको इक्वल होना ही पड़ेगा ताकि बॉडी मूव ना करे. अदरवाइज इनमें से कोई भी एक ज्यादा हो गया या कम हो गया तो बॉडी ऊपर को या नीचे को होना शुरू हो जाएगी. सो दे आर इक्वल इट मीन्स. तो N2 तो यही हमारा निकल गया. अब हमें A का भी एक्सेलरेशन निकालना है. A का एक्सेलरेशन निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड नो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ A. तो B का तो एक्सेलरेशन 0 हो गया बिकॉज उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, ठीक है. अब A का निकालना जरूरी है. तो जब आप A का निकालोगे फ्री बॉडी डायग्राम, लेट अस से free body diagram of 1 kg body A, right. I hope my handwriting is not that bad. Okay, fine. So when you are actually drawing the free body diagram of 1 kg, तो ये आपका 1 kg बॉडी है, ठीक है. डेफिनेटली 1 kg है, नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 1 इंटू 10 वेट हो जाएगा आपका. दिस इज योर वेट 10 न्यूटन्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस 1 kg के ऊपर 50 के कारण एक फोर्स लग रहा है विच इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया N2, जो 50 पे लग रहा था 1 के कारण. अब 1 पे भी तो लगेगा ना 50 के कारण, तो वो कहाँ को लगेगा, वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, है ना, क्योंकि 50 ऊपर है इससे, तो वो 50 वाला इस पे लगाएगा. सो दिस इज योर N2, ठीक है. चलो ये भी समझ आ गया. यहाँ पे इस साइड से इस पे फोर्स भी लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है. तो आपकी इस बॉडी पे वेट है 50 kg की बॉडी के कारण, जो ये कांटेक्ट फोर्स है वो है. यहाँ से हॉरिजेंटल फोर्स भी लग रहा है एंड देयर इज वन मोर फोर्स जो इस सरफेस के कारण लग रहा है, ठीक है. तो इस सरफेस के कारण इस 1 kg वाले पे जो लग रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा. 50 वाला ऊपर था तो वो नीचे को इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. ये सरफेस नीचे है तो वो डेफिनेटली ऊपर को फोर्स एक्सर्ट करेगा. तो ये जो सरफेस है यहाँ पे, ये भी तो एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है.
इसको हम लेट से दैट इज n1। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स है और इसी फोर्स पे आपकी एसिलरेशन है। ठीक है, ये कितना फोर्स है, 10 न्यूटन्स का। तो आपका जो F इज इक्वल टू ma लग रहा है x के अलोंग, वो आपका कितना लग रहा है, यहाँ पे तो फोर्स आ जाएगा, वो तो एक ही लग रहा है 10 न्यूटन, इज इक्वल टू m आपका कितना है 1 इंटू a। तो आपका जो a है अलोंग हॉरिजेंटल, इट इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब जरा हम वर्टिकल की बात करते हैं। सो अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, एक तो जो वेट का है, एक n2 और एक n1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो बॉडी कहीं को भी एसिलरेट नहीं कर रही, तो आप किसी को भी पॉजिटिव और किसी को भी नेगेटिव ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे n2 और वेट एक डायरेक्शन में है और n1 इन दोनों को इक्वलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली बिकॉज देर इज नो एसिलरेशन, सॉरी एसिलेशन इज इक्वल टू 0, मैंने नॉट लिख दिया बोलते बोलते में। तो एसिलेशन इज 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन, बॉडी ऊपर नीचे को थोड़ी जा रही है, हॉरिजेंटल में मूव कर रही थी, तो इसलिए हमारे पास एसिलेशन की इक्वेशन हमने यूज करी। यहाँ पे तो आपकी जो एसिलेशन है वो 0 है, बॉडी ऊपर नीचे को तो जा ही नहीं रही। व्हेन एसिलेशन इज 0, सो डेफिनेटली योर एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, योर n2 प्लस w इज इक्वल टू n1, मीन्स योर n1 ये ऊपर को जाके उन दोनों फोर्सेस को इक्वलाइज कर रहे हैं जो नीचे को जा रहे हैं। सो n2 प्लस w इज इक्वल टू n1। तो आपका n1 कितना आ जाएगा, n2 हमने पहले ही निकाल लिया है, n2 वॉज 500 न्यूटन्स, ये n2 निकल गया हुआ है 500 न्यूटन्स, प्लस आपका w कितना है यहाँ पे 10, जो वेट है वो कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। सो इट इज 510 न्यूटन्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो कहा था निकालने को, वो क्या कहा था, उन्होंने दो पार्ट दिए थे एक्चुअली हमें। एक तो था एसिलेशन निकालो ए और बी का, तो बी का तो 0 ही था क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ए का हमने फ्री बॉडी डायग्राम से निकाला है, ये रहा आपका एसिलेशन ए का। ठीक है, अलोंग द हॉरिजेंटल ही निकल सकता था, वर्टिकल पे तो निकल नहीं सकता था, 0 ही होना था क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रही। सेकेंड जो आपका पार्ट था, इट वॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बाय बी ऑन ए। अगर वो बाय ए ऑन भी बोलता तब भी आंसर सेम ही आना था, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स करते हैं। और यहाँ पे वो जो फोर्स था वो हमने क्या कंसिडर किया था, n2। तो यहाँ पे हमने n2 पहले ही निकाल लिया। ये देखो यहाँ पे ए के कारण बी पे जो लग रहा है या बी के कारण जो ए पे लग रहा है वो हमने n2 कंसिडर किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नीचे से ऊपर को लग रहा है, ऊपर से नीचे को लग रहा है, तो बोथ केसेस इट इज n2 और ये हमने बहुत पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, आई गेस इट इज क्लियर नाउ, राइट? Okay, so for today this was the topic, and I hope that in my next video I'll be covering more on pulley questions, and yeah, so thank you so much for watching this. Please subscribe it and please ask questions if you have any doubts related to that. Thank you so much.